वीडियो यानी कि जो लास्ट प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है, जिससे हमने सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने कुछ डिस्कस किया था कि दोनों का स्टेटमेंट क्या है फॉर साइकिल, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल की बात करें तो दोनों का स्टेटमेंट क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि उसके बेसिस पे कौन कौन सा डिवाइसेस आया। फिर उसके बाद हमने लास्ट वीडियो यानी कि जो 2.2 सेकंड चैप्टर का सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे क्लासेस इनइक्वालिटी को हमें यूज करना है। फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि कैसे अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे पास आता है देन हाउ वी हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, by using various concepts like second law of thermodynamics concept, Carnot cycle efficiency concept, and at last that we have studied क्लासेस इनइक्वालिटी, यानी कि इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रीवियस वीडियो यानी जो सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे जो थर्ड वीडियो हमारा आने वाला है, थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत? क्योंकि माय डियर आप जनरली कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको एक्चुअल में एंट्रोपी का मतलब समझ में नहीं आएगा, and there may be possibility that whenever you will go for an interview then definitely ये कंफर्म मान के चलो कि if you will tell that my favorite subject is thermodynamics then definitely interviewer will ask the first question that will be from entropy concept। ये कंफर्म मान के चलो कि आपने बोला कि मेरा थर्मोडायनामिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये कंफर्म लेके चलो कि वो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछने वाला है वो एंट्रोपी से ही पूछने वाला है। इसलिए एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और एंट्रोपी को समझना सर बहुत थोड़ा डिफरेंट है वो, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर मैं किसी से पूछूं कि व्हाट इज एंट्रोपी देन यू विल टेल दैट सर एंट्रोपी मींस रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ये बच्चा कहीं ना कहीं से बुक से पढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली बोल देता है कि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस है, लेकिन बच्चे को एक्चुअल में पता नहीं है कि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस किसका, या जो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस मैं निकाल रहा हूँ वो कौन सी चीज है, वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है या एंट्रोपी है या एंट्रोपी चेंज है या फिर क्या है। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और इसके जो आगे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सिंपल बोलूं कि आपने बोला कि जो एंट्रोपी है वो रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है, तो अगर ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप यही देखो तो रेफरेंस बुक्स में लिखा हुआ है कि फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आप ये दिया हुआ है क्या कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एंट्रोपी अपना मैक्सिमम वैल्यू, एंट्रोपी का मैक्सिमम वैल्यू होता है, लेकिन हमने तो उल्टा पढ़ा है। हम तो पढ़ रहे थे कि डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, यानी कि मैं तो ये सोच रहा था, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जब जब हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगा यानी कि डिसऑर्डरनेस तो कम होगा वहां पे, रैंडमनेस तो कम होगा वहां पे। लेकिन रैंडमनेस कम होगा मतलब कि एंट्रोपी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो वो भी क्या है, उसका मतलब क्या है, दैट वी विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि इस वीडियो को, ये जो दो वीडियोस हैं इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है। अगर दोनों वीडियो आप अच्छे तरीके से देखकर समझ लिए तो कंफर्म बोलता हूं माय डियर, गारंटीड कि आपको एंट्रोपी का एक्चुअल मतलब समझ में आ जाएगा कि एंट्रोपी क्या है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंट्रोपी क्या है। अब उसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी को समझने के लिए, एंट्रोपी को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। यानी कि हम पहले मैथमेटिक्स देखेंगे एंट्रोपी का, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, we will go for the physical meaning of entropy, that either you can say the physical significance of entropy, यानी physically मतलब एक्चुअल में क्या होता है एंट्रोपी का, that we will discuss later on, okay। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि माय डियर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लासेस इनइक्वालिटी, और हमने देखा था दो चीजें वहां पे। पहला देखा था कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ टी क्यू बाय जो टी था मेरा, दैट विल बी इक्वल टू द, वो हमारा था लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि
जो हमारा लेस देन था दैट विल बी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड देन जो इक्वल था दैट विल बी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, और एक चीज ध्यान रखना है हमें कि टिल नाउ अभी तक हम वर्क ट्रांसफर का यानी वर्क का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अभी तक हम हीट ट्रांसफर का यानी कि हीट का भी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स या वी आर मूविंग अहेड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब कि हमने वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर सबका मतलब समझ लिया है। क्लियर, तब हम आगे सब चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या किया कि कोई भी एक डायग्राम बनाया, ठीक है ना, डायग्राम जो भी ले सकते हो, पीवी ले सकते हो, टीएस ले सकते हो, टी जो भी डायग्राम लेना है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि सर उस डायग्राम पे मैंने दो साइकिल बनाया। साइकिल का मतलब क्या है कि जिसका इनिशियल पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। जैसे कि अगर मैं 1 से स्टार्ट किया सर, 1A2B1, यानी यहां से स्टार्ट करके फिर से वहां पे उस पोजीशन पे आ गया, जिसको मैं बोलूंगा thermodynamic cycle 1A2B1. The second cycle that you will have 1A2C1. ठीक है ना, यानी मैंने इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर दिया, यानी कि दोनों साइकिल में 1A2B1 में 1A2C1 में ये जो 1A2 है that is your common process। लेकिन जो रिटर्निंग प्रोसेस है फ्रॉम 2 to 1, उसमें मैंने एक बी प्रोसेस लिया, दूसरा सी प्रोसेस लिया। क्लियर, अब हम ये देखेंगे कि मान लो सर अगर मैं क्लासेस इनइक्वालिटी लगाता हूँ, पहले मैं लगा रहा हूँ कि फॉर अभी मैं बात करिए रिवर्सिबल साइकिल, मैंने क्या बात किया, रिवर्सिबल साइकिल यानी साइकिल रिवर्सिबल। इट मींस अगर साइकिल रिवर्सिबल है सर तो दैट शुड बी dq by t दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर बात, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं फॉर साइकिल 1A2B1, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया। तो इस साइकिल के लिए अगर मैं बात करूं सर, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि dq by t दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं सर कि dq by t किसका, 1A2 का। ठीक है ना, 1A2 का dq by t, यानी कि मैं बोलूंगा सर dq by t 1A2 प्लस dq by t दूसरा कौन सा 2B1, वापस आ रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं अगर बस बोलता हूं सर कि नेक्स्ट अगर देखते हैं कि फॉर साइकिल 1A2, इसको हम आगे ही लिख देते हैं डायरेक्टली, फॉर साइकिल 1A2C1, मतलब 1A2C1, यानी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम। तो अब मैं यहां से देख सकता हूं, केवल यहां से मैं देख सकता हूं सर क्या कि 1A2C1 में ये सेम होना चाहिए, ये भी रिवर्सिबल साइकिल का पार्ट है, और जब रिवर्सिबल साइकिल का पार्ट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि dq by t साइक्लिक इंटीग्रल दैट शुड बी इक्वल टू 0। यानी मैं यहां से क्या बोलूंगा कि dq by t किसके लिए, 1A2 प्लस dq by t कौन सा, 2C1 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अगर ऐसा लिख दूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर यहां से कि dqt जो मेरा यहाँ पे है 1A2 और यहाँ पे भी dqt 1A2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर बचा क्या यहाँ से, मैं बोल सकता हूँ कि dq by t कौन सा, 2B1 माइनस dq by t 2C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
मैंने बोल दिया यहाँ से इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर दोनों को इक्वल लाऊं तो बोलूंगा मैं यहाँ पे कि dq बाई टी, अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं, कि अब यहाँ पे जब लिख सकते हैं हम लोग कि dq बाई टी 2b1 इज इक्वल टू dq बाई टी 2c1। इसका मतलब सर ध्यान से देखिए, अगर हम तो मेरा जो डायग्राम है, जो मेरा डायग्राम है, इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि अगर दो प्रोसेस लिया मैंने, एक 2b1 दूसरा 2c1, यानी कि 2b1 और 2c1। अब दोनों प्रोसेस में मैं क्या देख रहा हूं, इससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि सर अगर दो प्रोसेस है 2b1 2c1 और दोनों प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है सर, और पाथ डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे पाथ कौन सा बी है, यहाँ पे कौन सा सी है, यानी कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है लेकिन ए का पाथ बी ए का पाथ सी है, तो पाथ डिफरेंट होने के बावजूद भी, पाथ डिफरेंट होने के बावजूद भी ये जो dq बाई टी है ये एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और जब सर ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसको, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो dq बाई टी है, dq बाई टी जो क्वांटिटी आ रही है, ये जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्या होना चाहिए, दैट शुड बी योर प्रॉपर्टी। ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टी बोले तो ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट फंक्शन। क्यों, क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा हूं मैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है सर। क्यों, क्योंकि सर देखा मैंने क्या कि पाथ दो डिफरेंट था, लेकिन दोनों पाथ डिफरेंट होने के बावजूद भी ये जो टर्म था dq बाई टी, ये क्या था, सेम रहा। पाथ दोनों डिफरेंट था लेकिन dq बाई जो टी था टर्म था वो सेम था, इसलिए मैंने dq बाई टी को प्रॉपर्टी बोला, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं dq बाई टी दैट विल बी इक्वल टू ds, यानी कि हम इसी को बोलते हैं क्या, हमारा एंट्रोपी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लेकिन दिस इज वैलिड फॉर किसके लिए, ये प्रोसेस के लिए वैलिड, हमने निकाला था प्रोसेस के लिए, तो मैं बोलूंगा कि वैलिड फॉर अ प्रोसेस ओनली, वैलिड फॉर अ प्रोसेस ओनली। और माय डियर इसी का नाम है, इसी को हम बोलते हैं क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाओगे तो पूछा जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस। यानी कि हम पूरा डिस्कस करके क्या देखे कि सर dq बाई टी जो एक ऐसा टर्म है, उस टर्म को नाम हमने क्या दिया, ds, और बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसको एंट्रोपी मानो, बाद में मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि ये एंट्रोपी है या एंट्रोपी चेंज है, क्योंकि जनरली s को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी से, एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब s है, लेकिन हम ds, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं अभी ds को एंट्रोपी मान के चल रहा हूं, एंड आफ्टर यू कैन से कि नेक्स्ट वीडियो या इस वीडियो क्लास तक हमें डिस्कस कर लेंगे कि एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने क्या देखा पूरा इधर से सर, हमने ये देखा कि हमारा ये साइकिल है, इस साइकिल में हम, सॉरी ये जो हमारा डायग्राम बनाया हमने, क्या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रखा, उसके लिए दो साइकिल बना लिया, 1a 2b1 1a 2c1, और हमने क्या देखा कि दोनों साइकिल में इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होने के बावजूद, सॉरी सेम तो था हमारा, लेकिन पाथ डिफरेंट होने के बावजूद मैं यहां से देख के बोल सकता हूं कि पाथ मेरा डिफरेंट था, एक का बी था एक का सी था, लेकिन ये जो dq बाई टी है ये कोई ऐसा टर्म है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर पॉइंट सेम है दोनों इनिशियल फाइनल, तो पाथ कोई भी हो ये वैल्यू सेम रहेगी। और इसी चीज को हमने नया नाम दे दिया, जिसको हमने बोला क्या, एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी कि यही हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल बोलूं, और हमने क्या डिस्कस किया अभी किसके लिए, कि फॉर रिवर्सिबल साइकिल, तो हमने देख लिया कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए हमारा ये कंडीशन हो चुका है। नाउ द सेम थिंग वी विल डू फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। हमने जो अभी डिस्कस किया है कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए ds की वैल्यू क्या है, dq बाई टी, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए सर यहाँ पे, this is valid for only process and this is second law of thermodynamic
फॉर अ प्रोसेस, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरव्यूअर पूछेगा कि बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो तुम बताना स्टार्ट कर दे, लेकिन उससे पहले ये पूछा कि बताओ, मैं साइकिल की थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो ये पता हमें है कि ds इज इक्वल टू dq by t, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस है। ठीक है माय डियर, तो अभी हमने डिस्कस किया फॉर रिवर्सिबल साइकिल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम कॉन्सेप्ट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो now we will discuss the same thing that we have discussed previously for irreversible cycle। मैंने क्या किया कि अब मैं देखना चाहता हूं कि irreversible साइकिल के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सेम साइकिल 1a2b1 this will be your reversible cycle and 1a2c1 this will be your irreversible cycle। क्यों irreversible का मतलब कैसे हम चेक कर पाएंगे कोई साइकिल रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। देखो मतलब सिंपल ये समझो कि साइकिल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है, और किसी भी साइकिल में कोई एक प्रोसेस भी रिवर्सिबल हो गया तो पूरा साइकिल रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइकिल जो मेरा 1a2b1 है ये रिवर्सिबल साइकिल है। कैसे बोल सकता हूँ रिवर्सिबल, देखो माय डियर, अगर कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो ना, उस डायग्राम पे कोई डार्क लाइन से आपने रिप्रेजेंट किया है किसी कर्व को, देखो 1a2b1 डार्क लाइन है, लेकिन जो 2 से 2c1 है वो डॉटेड लाइन मतलब डैश डैश लाइन है। तो जो डार्क लाइन होगा ना सर वो हमेशा रिवर्सिबल होगा, जो डैश लाइन होगा ना वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा। यानी कि मैं बोलूंगा कि 1a2b1 साइकिल में 1a2b1 साइकिल में दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है, दैट्स व्हाई ये साइकिल तो रिवर्सिबल होगा। और जब ये साइकिल रिवर्सिबल होगा सर तो मैं यहाँ पे dq by t that should be equal to 0 ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। और अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, dq by t that will be equal to 0 जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे, एंड dq by t 1a2 is equal to plus dq by t 2b1 that should be equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर फिर से मैं दूसरा कर ले रहा हूँ साइकिल, सर मैं दूसरा साइकिल क्या ले रहा हूँ कि 1a2c1, यहाँ पे 1a2c1, तो जब मैं 1a2c1 ले रहा हूँ तो फिर वही सेम चीज मैं देखना चाह रहा हूँ। अब इस 1a2c1 में क्या हो रहा है कि 1a2 जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, लेकिन जो प्रोसेस 2c1 है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है सर, जो प्रोसेस 2c1 है वो इरिवर्सिबल है। अब मुझे क्या करना है, वही सेम लेके जा रहा हूँ 1a2c1 में। अब इरिवर्सिबल, क्योंकि एक प्रोसेस तो रिवर्सिबल लेकिन दूसरा इरिवर्सिबल हो गया ना, तो ये साइकिल पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल के लिए मैं क्या लिखूंगा, dq by t that should be equal to लेस देन 0। और सर अगर अब ये लेस देन 0 हुआ तो मैं बोलूंगा कि dq by t 1a2 plus dq by t 2c1 that लेस देन 0। और अगर ये लेस देन 0 हुआ सर, ध्यान से देखो, तो लेस देन 0 ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं दोनों को बोल सकता हूं, अभी मुझे डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ सर, क्या लिखूंगा, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूं कि dq by t 1a2 लेस देन, उधर जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं माइनस, या डायरेक्टली 1a2 को उधर लेके चला जाऊं तो मैं लिख सकता हूं क्या, अब मैं यहां से इसको इस इक्वेशन में लिख सकता हूं कि dq by t 2c1 लेस देन, इसको उधर ले दूं तो माइनस हो जाएगा, माइनस dq by t 1a2, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और अब चाहो तो इसको एक स्टेप और लिख लो, इस वाले कंडीशन को, इसको ऐसा लिख दो, इज इक्वल टू बना के लिख सकते हो कि इज इक्वल टू, अब इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं तो क्या लिख सकता हूं कि dq by t किसके लिए 1a2 इज इक्वल टू माइनस dq by t किसके लिए 2b1 के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एक स्टेप और लगे चले जाओ। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि 1a2 इज इक्वल टू माइनस dq by t 2b1। ठीक है ना, तो अगर मैं अब क्या देख रहा हूं सर, ये जो मेरा चीज है dq by t 1a2 इज इक्वल टू माइनस dq by t 2b1, अगर मैं दोनों को साथ में ले लूं तो 1a2 जो प्रोसेस है मेरा, ये तो पता चल गया मुझे। अब मैं यहां से क्या देख सकता हूं कि जो मेरा dq by t है, dq by t कौन सा 1a2 और दूसरा कौन सा है 2c1, तो जो 2c1 प्रोसेस है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं यहां पे सर कि dq by t 2c1 ये क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है ना, लेस देन, अब यहां से देखो dq by t 1a2 का मतलब क्या है
2b1 माइनस 2b1, तो मैं यहां पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस dq by t 2b1। तो इसको इरिवर्सिबल बोलो या 2c1 बोलो, एक ही चीज है। यानी कि अब मैं, मेरा सेम कॉन्सेप्ट आ गया वहां पे भी सर, दोनों प्रोसेस के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है। देख रहा हूं मैं, एक प्रोसेस 2b1 एक 2c1, ये 2b1 है ये 2c1, ठीक है ना। और मुझे पता है कि 2b1 कौन सा है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो मैं रिवर्सिबल के लिए क्या लिख सकता हूं सर कि dq by t इरिवर्सिबल लेस देन ds, इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि dq by t, ये हमने डिस्कस किया है कि dq by t is equal to ds we can write, बट एक कंडीशन होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है सर, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि जो dq by t है इज इक्वल टू ds, लेकिन ये कंडीशन क्या है कि ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए होना चाहिए। और जब ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए होना चाहिए मतलब कि मैं यहाँ पे dq by t अगर 2b1 रिवर्सिबल तो वहां पे लिख सकता हूँ ds। यानी कि टोटल हमने अभी डिस्कस किया कि अगर मैं ds की बात करूं, अगर मैं ds की बात करता हूं तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अगर मैं ds की बात करता हूं तो मैंने क्या देखा पहले प्रोसेस में कि ds इज इक्वल टू dq by t, लेकिन ये रिवर्सिबल के लिए था। और दूसरे प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जो ds है दैट इज ग्रेटर देन, ds जो है वो ग्रेटर देन है, यानी कि ds ग्रेटर देन dq by t। और ये किसके लिए है सर, ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो ds होगा, यानी कि जो मैं एंट्रोपी पढ़ रहा हूं अभी, ds that will be greater than or equal to dq by t। ये सभी के लिए मैं क्या दे रहा हूं कि जो ds होगा सर लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू dq by t, इज इक्वल टू कब होगा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू t का मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस हमारा प्रोसेस कौन सा, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल के लिए निकाला था। और ग्रेटर देन कब होगा, जब हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। तो हमने ये डिस्कस किया कि अगर मुझे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, देन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने ये डिस्कस किया कि जो ds इज इक्वल टू dq by t हमने निकाला, is equal to dq by t that will be valid for reversible process, and ds greater than dq by t that will be valid for irreversible process। तो हमने डिस्कस किया, हमने अभी डिस्कस क्या किया है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जब हमने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया मैथमेटिकली, तो हमने देखा कि ds is equal to dq by t होता है, and it is also known as second law of thermodynamics for a process, but the condition is the process must be reversible. In that condition only we can write ds is equal to dq by t. But if the process will be irreversible my dear, in that condition we will write ds greater than dq by t। यानी एक चीज तो कंफर्म है साहब कि जो ds होगा वो लेस देन का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हमेशा ग्रेटर देन होने वाला है या इक्वल होने वाला है। इरिवर्सिबल के लिए ग्रेटर होगा और रिवर्सिबल के लिए इक्वल होगा। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो एंट्रोपी चेंज हम निकालते हैं वो है क्या। जो हमने एंट्रोपी चेंज निकाला मैथमेटिकली डिस्कस कर लेंगे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ओके।